सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि क्षत्रिय के मुद्दे पर विरोध में और समर्थन में दोनों तरह की बातें हो रही है। जो मेश्राम जी के विरोधी है वो मेश्राम जी पे आरोप लगा रहे हैं, जो समर्थक है वो समर्थन में बात कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ना ही किसी के समर्थन में या विरोध में बात करने वाला हूँ, बल्कि हम लोग एक कॉमन बात करेंगे जो वैज्ञानिक आधार पर होगी। तो जिस प्रकार विज्ञान में जो सिद्धांत दिए जाते हैं, अब मान लीजिए कोई अनसुलझा रहस्य है तो उसको सुलझाने के लिए विभिन्न तरह की थ्योरी दी जाती है या अनुमान लगाया जाता है, और उस थ्योरी का कुछ ना कुछ आधार होता है। जैसे ब्लैक होल की बात अगर की जाए तो जब तक ब्लैक होल की फोटो नहीं आई थी तब तक थ्योरियां दी जाती थी कि अगर ब्रह्मांड दूर दूर जाते जा रहा है तो समय में अगर पीछे जाए तो ये पास पास आएगा, और पास आने पर ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो उसे ब्लैक होल नाम दिया गया था। लेकिन उसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन एक थ्योरी तो थी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, और उसका आधार यह था कि ब्रह्मांड जब दूर जा रहा है तो वो समय में जब पीछे जाएंगे तो फिर पीछे पीछे पास पास में तो आएगा। तो इसी प्रकार अब अगर हम क्षत्रिय के मुद्दे को लेकर अगर थ्योरी देने का काम करते हैं तो आप ये जानते हैं कि भारत देश में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति रही, इस बात को तो हम मानते हैं। और ये संस्कृति नागवंशी लोगों ने स्थापित की थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा बहुत बड़ा नगर जो है नागवंशियों ने प्रस्थापित किया था, इस बात को भी हम जानते हैं, मानते हैं। तो अब हम एक अनुमान लगाते, चर्चा करते हैं कि किसी भी राज्य में या किसी भी देश में जो राज व्यवस्था होती है, उस राज व्यवस्था को चलाने के लिए कितने प्रकार के या लोग जो है वो किन किन भागों में बटे हुए होते हैं उनके कार्यों के अनुसार। तो एक होता है राजशाही परिवार, यानी राजा का परिवार, जो महल होता है उसके आसपास जो किला बना रहता है वहां रहने वाले लोग होते हैं। तो एक राज परिवार होता है जिसमें राजा होता है, उनके परिवार के लोग होते हैं। फिर राजा के मंत्री होते हैं, फिर राजा के प्रशासन चलाने वाले लोग होते हैं, सेनापति होता है, सैनिक होते हैं। तो ये सारा राजा के क्षेत्र का स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें ये इस टाइप के सारे लोग रहते हैं। ये एक पहला मुद्दा है या एक पहला ऐसा वर्ग है कि जो राजशाही परिवार से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा वो वर्ग होता है कि जो व्यापार से जुड़ा होता है। भाई राज्य चलाना है तो पैसा कहाँ से आएगा, तो प्रोडक्शन करना होगा, बिजनेस करना होगा, व्यापार चलाना होगा तो पैसा आएगा। तो व्यापार करने वाले लोग होते हैं, ये दूसरा वर्ग होता है। तीसरा वो होता है जो सामान्य कार्य करने वाला होता है, जिसमें खेती का काम है, पशुपालन का काम है, लोहार का है, कुम्हार का है, नाई का है, मोची का है, अन्य इस टाइप के जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, एक वो वर्ग आता है। तो एक राज्य व्यवस्था में ये प्रमुख तीन तरह के लोग होते हैं। एक है राजशाही परिवार से जुड़े हुए, जिसमें राजा, राजा के मंत्री, प्रशासन चलाने वाले, सेनापति और सैनिक आते हैं। दूसरा वो होता है जो व्यापारी वर्ग होता है, जो उस राज्य में व्यापार करता है और टैक्स के रूप में फिर राजा को वो पैसा जमा करता है। तीसरा वो वर्ग होता है जो सामान्य कार्य करता है, कृषि का है, पशुपालन का है, लोहार का, कुम्हार का वगैरह वगैरह, ये सामान्य कार्य करते हैं। इसके अलावा एक चौथा वो वर्ग होता है जो धार्मिक संस्कारों का काम करता है कि केवल राज व्यवस्था से ही समाज नहीं चलता है, बल्कि समाज को तो संस्कारों की भी जरूरत होती है, धर्म की भी जरूरत होती है। तो धार्मिक गुरु वगैरह भी होते हैं, ये भी एक राजशाही परिवार से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह ये अलग अलग वर्ग होते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि ये व्यवस्था हम सारे मूल निवासी नागवंशियों की थी। अब ब्राह्मणों की एंट्री होती है, ब्राह्मण विदेश से आते हैं। तो एंट्री होने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि वो वर्ण व्यवस्था बनाते हैं वेदों के माध्यम से। तो उस वर्ण व्यवस्था में जो सामान्य काम करने वाले लोग थे, कृषि का काम करने वाले, लोहार का, कुम्हार का, पशुपालन करने वाले, सुनार का काम करने वाले,
इन सारे लोगों को वर्ण व्यवस्था में वो शूद्र तो घोषित कर देते हैं, तो इन्हें तो वो शूद्र में शामिल कर लेते हैं। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि मूल निवासी नागवंशी लोगों के जो व्यापारी वर्ग था, उस व्यापारी वर्ग को वो कायम में रखते हैं, या मूल निवासी नागवंशी जो लोग थे, उनका जो राजशाही परिवार से जुड़े हुए लोग थे, राजा के परिवार से जुड़े लोग थे, उन लोगों को वो वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखते हैं। तो एक तरफ नागवंशियों का पूरा स्ट्रक्चर है, राज व्यवस्था है, उस राज व्यवस्था में सामान्य काम करने वालों को तो उन्होंने शूद्र में रखा, लेकिन फिर राजशाही परिवार से जुड़े लोगों को उन्होंने वर्ण व्यवस्था में किस में रखा। अब उन राजशाही परिवार से जुड़े लोगों को शूद्र बना दिया। ये तो प्रैक्टिकली तो ऐसा संभव बहुत मुश्किल है। हो सकता है कुछ लोगों को बना दिया हो, लेकिन नागवंशियों के जो लोग राजशाही परिवार से जुड़े थे, उन सारों को उन्होंने शूद्र बना दिया, ऐसे तो प्रैक्टिकली संभावना कम दिखाई देती है। क्योंकि राजा शाही परिवार से जुड़े लोगों को आप एकदम से शूद्र वर्ण में शामिल नहीं कर सकते, वो तो विद्रोह कर देंगे ब्राह्मणों के खिलाफ में, तो ब्राह्मणों को चुनौती दे देंगे, ऑलरेडी राजशाही परिवार से जुड़े हुए थे। तो जो नागवंशी राजशाही परिवार से जुड़े थे, ब्राह्मणों ने उनको वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखा। जो व्यापारी वर्ग से जुड़े थे, उन नागवंशियों को ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखा। तो हमारे पास में अभी ऑथेंटिक जो जानकारी तो इतनी है कि जो सामान्य जो नागवंशी लोग थे, जो सामान्य कार्य करते थे, लोहार का, सुनार का, कुम्हार का वगैरह, तो उनको तो शूद्र वर्ण में रख दिया। फिर बाकी लोगों को किधर रखा, और उन सभी लोगों को शूद्र में रखा, ऐसा कहना तो संभवतः सही नहीं होगा। क्योंकि आज भी आप अगर प्रैक्टिकल में देखें तो हम लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया, या निजीकरण लाए हैं, नौकरियां जा रही है, बेरोजगारी हो रही है, गरीबी बढ़ रही है। उसके बावजूद संपूर्ण भारत में क्या सारे के सारे SC ST OBC के लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए क्या? वो तो नहीं गए। 70-80 साल हो गए। कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, इतने साल से वो लोग सरकार चला रहे, फिर भी सारे का सारा बहुजन समाज गरीबी और भूखमरी में चला गया, ऐसा तो नहीं है। एकदम से पूरे संपूर्ण समाज को लाचार बना देना, ये तो एकदम संभव नहीं होता है ना। तो जब नागवंशी लोग राजशाही परिवार से, व्यापारी वर्ग से, धर्म से, सामान्य कार्यों से, मजदूरी के कार्यों से, सभी में नागवंशी ही थे, तो सारों को उठा के एक साथ शूद्र बना देंगे, ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो सामान्य जो काम करने वाले लोग थे, उनको शूद्र बनाना तो आसान था, लेकिन राजशाही परिवार को बनाना तो कठिन काम था। तो फिर आखिर उनको ब्राह्मणों ने कहाँ रखा। तो अनुमानतः जो नागवंशी राजशाही परिवार से जुड़े थे, चूंकि उनके पास पैसा भी था, उनके पास में ये जो हथियारों की शक्ति थी वो भी उनके पास में थी, और राजनीति को वो समझते थे, जानते थे, तो ये संभावना है कि उन्हें क्षत्रिय वर्ण में रखा हो। तो ये केवल मैं कोई इसके ऊपर ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा हूं, ये अनुमान है। आप भी इसके ऊपर अपना अनुमान लगा सकते हैं, या आपके मन में इस तरह की कोई बात आए कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। इस प्रश्न का जवाब हमें जरूर ढूंढना है कि जो नागवंशी लोग राजशाही परिवार से जुड़े थे, आखिर उनका क्या हुआ, उन्हें वर्ण व्यवस्था में किधर रखा गया। तो इसके ऊपर जरूर विचार करिएगा। और आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आता है, माना कि कहीं लिखा हो, नहीं लिखा हो, लेकिन आपके मन में कोई थ्योरी आती है इस बात को लेकर, जिस थ्योरी का कुछ आधार होना चाहिए, तो ऐसी अगर कोई थ्योरी आती है तो आप अपने इस वीडियो के कमेंट में जाकर अपना कमेंट पूरा दे सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि कोई अगर आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट आया तो उसे विस्तार से आप लिखिए, तो इससे हमें भी समझने में आसानी होगी।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।